Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion is mechanism of breathing. हमारा आज का लेक्चर ब्रीथिंग के ऊपर कि ब्रीथिंग के कौन कौन से स्टेप्स हैं। इसके अंदर बेसिकली हमारे पास दो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, मेजर टू स्टेप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ द इंस्पायरेशन एंड सेकंड वन इज़ द एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन ये दो फेजेस हैं जिसके थ्रू हम अपना सांस इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। यानी एक स्टेप के अंदर हम अपना जो हवा को मुंह के अंदर लेके जाते हैं और वो फेफड़ों तक होके आती है। जब वापस गैसेस का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज होकर वापस हम उसको एक्सपायर करते हैं हवा को। तो आज हमने ये देखना है कि हवा किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती है और एक्सचेंज के बाद ऑक्सीजन जो है उसकी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज के बाद किस तरह से हम बॉडी से उसको एक्सपायर करते हैं। तो मेजर हमारे पास ये दो स्टेप्स हैं आज के। तो इसके लिए अगर हम सबसे पहले अगर ब्रीथिंग को समझ लें कि ब्रीथिंग क्या है, ब्रीथिंग की डेफिनेशन अगर हम करना चाहें तो कुछ यूँ होगी, फिजिकल मूवमेंट्स रिलेटेड टू गैसियस एक्सचेंज। यानी फिजिकल मूवमेंट्स, ऐसा काम जो हम फिजिकली परफॉर्म कर रहे हैं जिसका ताल्लुक किससे है, गैसियस एक्सचेंज से। यानी उसके अंदर हमने गैसों का तबादला करना है। हम कह सकते हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर गैसों का तबादला किया जाए वो क्या कहलाता है, ब्रीथिंग कहलाता है। ब्रीथिंग के अंदर हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव करते हैं और O2 को यानी ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं, उसको बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। तो इस मैकेनिज्म को समझने के लिए हमारे पास दो मैकेनिज्म है। फर्स्ट वन इज द इंस्पायरेशन एंड सेकंड वन इज द एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन क्या है और एक्सपायरेशन क्या है, वन बाय वन हम इन दोनों प्रोसेस को स्टडी करेंगे। तो इनको समझने के लिए हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाई गई है आपके लिए। इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग एक्चुअली में है क्या। तो देखें, सबसे पहले हमारे पास ये दो लंग्स आपको दिखाई आ रहे होंगे। तो यहाँ पर देखें ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है, हमारे पास एक विंड पाइप है जिसके थ्रू से हवा जो है वो हमारी नेजल कैविटी से पहले हवा आती है, आते हुए आगे फिर ट्रैकिया है। ट्रैकिया के थ्रू जो हवा है वो जाती है ब्रोंकाई के अंदर, फिर ब्रोंकाई से आगे ब्रोंक्यूल्स होते हैं। ब्रोंकाई आगे डिवाइड होता है फर्दर ब्रोंक्यूल्स में, फिर ब्रोंक्यूल्स जो है वो फर्दर डिवाइड होती हैं एल्व्यूलर डक्ट्स के अंदर और उसके बाद एल्वुलर डक्ट्स जो है वो जाकर ओपन होती हैं। एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कह देते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं। तो ये तो था स्ट्रक्चर। उसके बाद अगर देखें तो लंग्स के अंदर दो लेयर्स होती हैं, एक होती है आउटर लेयर और एक होती है उसकी इनर लेयर। जो आउटर और इनर लेयर है उसके बिल्कुल सेंटर में एक लिक्विड पाया जाता है, एक फ्लूइड पाया जाता है। वो लिक्विड क्या काम करता है, वो लिक्विड प्रोवाइड करता है लंग्स को इलास्टिसिटी, वो लंग को इलास्टिक बनाता है। और उसके बाद दोनों लंग्स के बिल्कुल नीचे ही हमारे पास एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, डायाफ्राम। ठीक है, डोम शेप स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे लंग्स के बिल्कुल नीचे होता है और ये मसल्स का बना हुआ होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं मस्कुलर स्ट्रक्चर। तो वो है डायाफ्राम। तो ये तो थी हमारी, सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की कि स्ट्रक्चर है क्या। अब हम वन बाय वन स्टेप वन को पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद स्टेप टू को। तो हमारे पास पहला स्टेप है इंस्पायरेशन का स्टेप। इंस्पायरेशन में क्या होता है, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन रिब्स के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आपको पता है हमारी डोम के साथ ही ऊपर वाले साइड पर जो है वो रिब्स पाई जाती हैं, यानी पसलियां पाई जाती हैं जो कि हमारे दोनों लंग्स को, दोनों फेफड़ों को क्या करती हैं, प्रोटेक्शन का काम करती हैं, उनको प्रोटेक्शन करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। तो इंस्पायरेशन के दौरान क्या होता है कि जो रिब्स के मसल्स होते हैं वो पहले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिब्स जो है वो राइज होती है, यानी रिब्स ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। रिब्स के मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए तो रिब्स क्या हुई, ऊपर की तरफ उठ गई। और ऊपर की तरफ जब रिब्स जो है वो रेज होंगी ऊपर की तरफ तो डायाफ्राम जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगा। डायाफ्राम की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की तरफ उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। रिब्स क्या करती हैं, दरअसल फेफड़ों को हिफाजत करती हैं, वो प्रोटेक्शन फ्राहम करती हैं फेफड़ों को। उसके बाद अगर देखें तो थोरैसिक कैविटी है हमारे पास, मतलब जिस एरिया के अंदर हम बात कर रहे हैं रिब्स की, जिस एरिया के अंदर हम बात कर रहे हैं लंग्स की, वो क्या है, थोरैसिक कैविटी है। तो वो थोरैसिक कैविटी का एरिया बढ़ जाता है। जब थोरैसिक कैविटी का एरिया इंक्रीज हो जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा, तो लंग्स क्या होंगे, ऑटोमेटिकली फूल जाएंगे, लंग्स स्वेल हो जाएंगे और हवा जो है वो अंदर भर जाती है। इस अमल को हम क्या कह देते हैं, इंस्पायरेशन।
ये मैंने आपको अमल जो अभी बताया वो क्या है, इंस्पायरेशन का एक प्रोसेस है, यानी जब आप हवा को अंदर लेके जाते हैं, ठीक है, इंस्पायर करते हैं, जब आप सांस को अंदर खींचते हैं, ये वो प्रोसेस था। यानी इंस्पायरेशन के दौरान मसल्स, रिब्स के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिब्स जो होती हैं वो अपवर्ड मूव कर जाती हैं, डायफ्राम डाउनवर्ड मूव कर जाता है, जिसकी वजह से फेफड़ों के ऊपर प्रेशर, जो थोरेसिक कैविटी है उसका एरिया बढ़ जाता है और जो लंग्स हैं वो फूल जाते हैं और फिर हवा जो है वो इनवर्ड मूव कर जाती है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास प्रोसेस है वो है एक्सपायरेशन का प्रोसेस। तो दूसरे मरहले में क्या होता है, दूसरे मरहले में जब एल्वोलाई में हवा जो है वो एल्वोलाई में पहुंच चुकी, एल्वोलाई क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर जो मैंने आपको अभी दिखाया, जब हवा इस इंस्पायरेशन के दौरान जब हवा इन सारे प्रोसेस से एल्वोलाई, एल्वोलर डक्ट्स और यहाँ से गुजरती हुई एल्वोलाई में पहुंच जाती है, उसके बाद दूसरा प्रोसेस स्टार्ट होता है एक्सपायरेशन का। जब हवा एल्वोलाई में पहुंच चुकी होती है तो एल्वोलाई के गिर्द ब्लड वेसल्स होती हैं, यहाँ पर छोटी छोटी ब्लड वेसल्स ने इसको कवर किया हुआ होता है, वहां पर गैसेस का एक्सचेंज मुकम्मल हो जाता है और ऑक्सीजन एल्वोलाई से ब्लड कैपिलरीज में आ जाती है। यानी हमारा मकसद तो यही है ना कि हमने ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर रखना है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिमूव करना है। तो देखें एल्वोलाई के ऊपर ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, उन ब्लड वेसल्स के अंदर O2 ऐड हो जाएगी और ब्लड कैपिलरीज में चली जाएगी। उसके बाद जो ब्लड कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड थी एल्वोलाई में चली जाती है। यानी एल्वोलाई आप कह सकते हैं एक एक्सचेंज पॉइंट है जिसमें से O2 जो है वो ब्लड को दी जाती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ली जाती है। तो यहाँ पर जब प्रॉपर एक एक्सचेंज हो जाता है तो यहाँ से दूसरा मरहला स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्सपायरेशन का प्रोसेस। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मरहला है एक्सपायरेशन का, अगर हम डिटेल में देखें, ये तो वो वहां तक हमने बात की जहां तक एक्सचेंज होगी गैस की। इसके दौरान अब प्रॉपर एक्सपायरेशन को अगर हम डिटेल में बात करें एक्सपायरेशन की, तो इसके दौरान रिब्स के जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे। पहले वाले में क्या हुआ था, पहले प्रोसेस में वो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, इस प्रोसेस के अंदर रिब्स के मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे और रिब्स अपनी नॉर्मल हालत में वापस आ जाएगी। देखिए जब इंस्पायरेशन का प्रोसेस था उस दौरान रिब्स के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, लेकिन अब एक्सपायरेशन उसके ऑपोजिट होगा इंस्पायरेशन के। अब यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज मुकम्मल हो चुका है, तो अब क्या होगा, रिब्स जो है वो रिलैक्स हो जाएंगी, जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे और रिब्स अपनी पहली वाली नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाएंगी। ऊपर से जो रिब्स का प्रेशर है और नीचे से डायाफ्राम का प्रेशर, देखें पहले जब रिब्स कॉन्ट्रैक्ट थी, अब वापस रिब्स अपनी जगह पर आ जाएंगी और डायाफ्राम पहले नीचे की तरफ गया था, अब डायाफ्राम ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो इन दोनों का प्रेशर, ऊपर से रिब्स का प्रेशर, नीचे से डायाफ्राम का प्रेशर लगता है, तो फेफड़े जो फेफड़े पहले फूले हुए थे, जो स्वेल हुए थे, वो सिकुड़ना शुरू हो जाएंगे। वहां पर थोरेसिक कैविटी का एरिया कम होना शुरू हो जाएगा और इस वजह से लंग्स पर प्रेशर बढ़ जाता है और जो थोरेसिक कैविटी का एरिया है वो कम हो जाता है और हवा जो है वो बाहर मूव कर जाती है। तो इसका मतलब है कि O2 हमने अपनी ब्लड कैपिलरीज को दे दी और कार्बन डाइऑक्साइड हमने ब्लड कैपिलरीज से लेकर वापस जो है वो इसी ट्रैक के थ्रू वापस हमने बॉडी से बाहर एक्सहेल कर दी। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सपायरेशन। चलिए अब इसको थोड़ा सा इसका डिफरेंस वाज़ा कर लेते हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का डिफरेंस देखें। इंस्पायरेशन इज आल्सो कॉल्ड इनहेलेशन, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम सांस को अंदर खींच रहे हैं, ठीक है। आप एक दफा सांस को ऊपर की तरफ खींचे तो वो क्या है, वो इंस्पायरेशन है और इंस्पायरेशन इज आल्सो कॉल्ड इनहेलेशन। इसी तरह से एक्सपायरेशन है, एक्सपायरेशन इज आल्सो कॉल्ड एक्सहेलेशन। और इंस्पायरेशन के प्रोसेस के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया, एयर जो है वो मूव करती है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ लंग्स। देखे ना, बाहर से एयर आ रही थी ना ट्रैकिया के थ्रू, फिर एल्वोलाई, ब्रोंकाई, एल्वोलाई, एल्वोलर डक्ट और फिर जाकर एल्वोलाई के अंदर। तो एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ लंग्स, यानी बाहर से हवा आएगी, किसके अंदर जाएगी, लंग्स के अंदर जाएगी। जबकि एक्सपायरेशन के अंदर ऑपोजिट प्रोसेस है, एयर मूव्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड फ्रॉम लंग्स। अब आपको पता है एक्सपायरेशन में क्या होना है, कार्बन डाइऑक्साइड ने रिलीज होना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होगी इसका मतलब है वो लंग्स से कहाँ जाएगी, बॉडी से बाहर जाएगी। उसके बाद इंस्पायरेशन के अंदर रिब्स के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जहां पर मैंने आपको बताया
कि जो रिब्स के मसल्स हैं वो इंस्पायरेशन के दौरान क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, सिकुड़ जाएंगे और एक्सपायरेशन के दौरान रिब्स के मसल रिलैक्स हो जाएंगे और अपनी पहली पोजीशन में वापस आ जाएंगे। फिर इंस्पायरेशन के अंदर जो रिब्स हैं वो अपवर्ड मूव करती हैं और आगे की तरफ यानी फॉरवर्ड मूव करती हैं, जबकि एक्सपायरेशन के दौरान रिब्स के जो मसल्स हैं, रिब्स जो हैं वो इनवर्ड मूव करती हैं और बैकवर्ड मूव करती हैं ताकि उस प्रेशर के साथ हवा को बॉडी से बाहर रिमूव किया जाए। तो ये था इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का डिफरेंस। उसके बाद आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर डिस्कस किया गया है कंपोजिशन ऑफ एयर को, यानी हवा जो हम लेके जाते हैं उसके अंदर कौन कौन सी गैसेस मौजूद हैं और जो गैसेस मौजूद हैं जब हम इनहेल करते हैं तो वो कितनी होती है, जब हम एक्सहेल करते हैं तो उनकी क्वांटिटी कितनी होती है। तो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन और ड्यूरिंग एक्सपायरेशन हमने उनकी क्वांटिटी के बारे में देखना है। तो सबसे पहले देखें O2 यानी ऑक्सीजन की क्वांटिटी जब हम हवा को बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, जब हम इसको इंस्पायर करते हैं तो उस वक्त उसकी क्वांटिटी कितनी होती है 21%, और जब हम इसको एक्सपायर करते हैं उस वक्त उसकी क्वांटिटी कितनी होती है 16%। उसके बाद जो इंस्पायर्ड एयर है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी होती है 0.04%, और जब हम उसको बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं एक्सपायरेशन के दौरान तो उसकी क्वांटिटी होती है 4%। उसके बाद नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन 79%, जैसे कि हम एनवायरनमेंट से उसको लेके जाते हैं एज इट इज़ वैसे ही एक्सपायरेशन के दौरान उसको बाहर निकाल दिया जाता है। फिर अगर हम वाटर वेपर्स की बात करें, H2O की बात करें, तो ये वेरिएबल हो सकते हैं, ये डिपेंड करते हैं एटमॉस्फेयर पे, यानी कि ये मौसम पे डिपेंड करते हैं कि बाहर हवा के अंदर कितनी नमी है या हवा ड्राई है या क्या सूरत हाल है, इसलिए हम इसको कह देते हैं ये वेरिएबल क्वांटिटी है। और एक्सपायरेशन के दौरान ये सैचुरेटेड है। और डस्ट की बात करें तो डस्ट क्या है, डस्ट एक वेरिएबल क्वांटिटी है। जाहिर सी बात है ये भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह के इन्वायरमेंट के अंदर हैं। अगर तो डस्टी इन्वायरमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वहां से आप अपनी जो हवा है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट लेके जाएंगे, लेकिन नॉर्मल इन्वायरमेंट होगा तो हवा भी क्लियर होगी। तो जब आप बॉडी के अंदर डस्ट को लेके जाते हैं तो उसकी क्वांटिटी तो वेरिएबल है, लेकिन जब आप बाहर एक्सपायर करते हैं उस वक्त उसकी क्वांटिटी 0 होती है, नन। यानी क्योंकि आपको पता है आपके नोज के अंदर क्या मौजूद है, नोस्ट्रिल्स, और नोस्ट्रिल्स के अंदर क्या मौजूद है, हेयर्स मौजूद हैं। उन हेयर्स के मौजूद होने की वजह से जो म्यूकस होता है वहां पर म्यूकस प्रेजेंट होता है आपके नोज के अंदर। वो म्यूकस क्या कर लेता है, इसको ट्रैप कर लेता है। किसको ट्रैप कर लेता है, डस्ट पार्टिकल्स को। ये ट्रैप कर लेता है डस्ट पार्टिकल्स को ताकि जो डस्ट है वो बॉडी के अंदर मूव ना कर सके और वहीं पर उसको सॉलिड फॉर्म में वो स्टोर कर लेता है। तो इसलिए जब डस्ट जो है वो बॉडी से बाहर रिमूव होगी तो वो 0 होगी, क्योंकि वो तो नॉस्ट्रिल्स में ही ट्रैप हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ब्रीथिंग रेट। आपको पता है कि आप जब नॉर्मल कंडीशन में होते हैं उस वक्त आपका ब्रीथिंग रेट डिफरेंट होता है, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस वक्त आपका ब्रीथिंग रेट डिफरेंट होता है। मिसाल के तौर पर आप नॉर्मली काम कर रहे हैं, कोई भी बोल रहे हैं, चल रहे हैं, तो आपका सांस भी नॉर्मल होगा, आपका सांस भी नहीं फूलेगा, आपकी नॉर्मल ब्रीथिंग होगी, नॉर्मल ब्रीथिंग का रेट होगा। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या फॉर एग्जांपल किसी एमरजेंसी सिचुएशन में हैं, आप भाग रहे हैं, आप किसी परेशानी में हैं, तो आप दौड़ लगा रहे हैं, ठीक है, आप या फिर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उस वक्त आपका जो ब्रीथिंग रेट होगा वो डिफरेंट होगा। तो जो नॉर्मल एक ह्यूमन का ब्रीथिंग रेट होता है वो होता है 16 to 20 टाइम्स इन अ मिनट, यानी पर मिनट के हिसाब से अगर हम देखें तो 16 से 20 दफ़ा जो है वो आपका एक नॉर्मल ब्रीथिंग रेट है। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या इमरजेंसी सिचुएशन में हैं उस टाइम पे आपका ब्रीथिंग रेट 16 से 20 से बढ़कर 30 to 40 तक हो जाएगा, 30 to 40 टाइम्स इन अ मिनट। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन हाई हो जाती है, आपका रिस्पिरेशन रेट हाई हुआ। रिस्पिरेशन रेट के हाई होने की वजह आपको पता जब आप एक्सरसाइज करते हैं उस दौरान आप तेज तेज सांस लेते हैं ताकि आपका सांस फूले ना, ठीक है, आप तेज तेज सांस ले रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रोडक्शन है वो हाई हो जाती है। फिर आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर एक सेंटर होता है जिसका नाम है रिस्पिरेटरी सेंटर। ब्रेन के अंदर एक सेंटर है रिस्पिरेटरी सेंटर जो कि उस वक्त एक्टिव होगा जब एक्सरसाइज के दौरान ब्रीथिंग का रेट ज्यादा हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी और हमें उस क्वांटिटी में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही होगी
जिस कंट्री में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। तो उस टाइम पे रिस्पिरेटरी सेंटर क्या होगा, एक्टिव होगा, वो स्टिमुलेट करेगा हमारे इंटरकोस्टल मसल्स को, और वो स्टिमुलेट करेगा कि रेट ऑफ ब्रीथिंग को बढ़ाना है, हमने ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज करना है ताकि ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो सके बॉडी से और ज़्यादा इनटेक कर सके हम O2 को। तो इस मकसद के लिए रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो एक्टिव होकर स्टिमुलेट कर देता है हमारे इंटरकोस्टल मसल्स को। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर को एक दफ़ा सम अप कर लेते हैं। आज सबसे पहले हमने देखा कि हमारे ब्रीथिंग क्या है। ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है। अभी हमने डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश की कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का प्रोसेस वो एक्चुअली में होता किस तरह से है। तो हमने देखा कि सबसे पहले अगर ट्रैकिया में जब हवा आती है उसके बाद वो जाती है ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्वुलर डक्ट और फिर आगे एल्वुलाई के अंदर। एल्वुलाई के अंदर उसका एक्सचेंज होता है, O2 जो है वो ब्लड वेसल्स में चली जाती है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड वेसल्स को दे दी जाती है। और भी हमने देखा कि इंस्पायरेशन के दौरान क्या होता है, इंस्पायरेशन और इनहेलेशन के दौरान रिब्स के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिब्स राइज हो जाती हैं ऊपर की तरफ और डायफ्राम नीचे की तरफ मूव कर जाता है। थोरेसिक कैविटी का एरिया बढ़ जाता है और लंग्स जो है वो फूल जाते हैं और हवा जो है वो इनवर्ड मूव करती है। जबकि एक्सपायरेशन के दौरान क्या होगा, एक्सपायरेशन के दौरान जब गैस का एक्सचेंज मुकम्मल हो गया उसके दौरान रिब्स के मसल्स को रिलैक्स हो जाएंगे, रिब्स अपनी जगह पर वापस आ जाएंगी और ऊपर से जब रिब्स का प्रेशर आएगा और नीचे से डायफ्राम का प्रेशर, जिसकी वजह से थोरेसिक कैविटी का एरिया कम हो जाएगा और हवा जो है वो बॉडी से बाहर मूव आउट हो जाएगी। इसी तरह से इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के हमने मेन स्टेप्स देखे कि इसको हम इनहेलेशन भी कहते हैं, एक्सपायरेशन को हम आल्सो कॉल्ड एक्सहेलेशन। फिर हमने देखा कि इंस्पायरेशन के दौरान हवा मूव करती है आउटसाइड से आउटसाइड टू इनसाइड द बॉडी और एक्सपायरेशन में इनसाइड टू आउटसाइड द बॉडी। फिर हमने देखा कि इंस्पायरेशन के दौरान रिब्स के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिब्स अपवर्ड मूव करती हैं, जबकि एक्सपायरेशन के दौरान रिब्स के मसल्स रिलैक्स होते हैं और वो इनवर्ड मूव करती हैं। फिर कंपोजिशन ऑफ एयर के बारे में बात की, फिर हमने ब्रीथिंग रेट के बारे में बात की कि नॉर्मल ब्रीथिंग रेट आपका 16 to 20 टाइम होता है इन अ मिनट, जबकि एक्सरसाइज के दौरान आपका ब्रीथिंग रेट 30 to 40 टाइम्स होता है पर मिनट। और रेस्पिरेटरी सेंटर उस टाइम पे एक्टिव होकर स्टिमुलेट करवाता है हमारे इंटरकोस्टल मसल्स को ताकि ब्रीथिंग का रेट ज़्यादा से ज़्यादा हाई हो सके और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी से बाहर मूव की जाए और ऑक्सीजन को इनटेक किया जाए। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।